हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। मैं हूं आशु और आज हम डिस्कस करेंगे 14 अक्टूबर 2021 के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जिसमें से आप दो बेस्ट इमेजेस देख रहे हो। लेकिन आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है। लेकिन आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसके बाद लॉगिन कर लें आप अपनी ईमेल आईडी के थ्रू। क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। दोनों का प्राइस बहुत ही कम है, लेकिन ये वो करंट अफेयर आपका कवर कर देगा जो आपको हर एग्जाम में मिलेगा। यही खासियत है अफेयर्स क्लाउड की। लेकिन ये करंट अफेयर हम किस तरह से प्रोवाइड करेंगे? आपको डेली सेक्शन दिया जाएगा। डेली सेक्शन में आपको हमारी एप्लीकेशन में 3 सेक्शंस मिलेंगे, डिटेल करंट अफेयर का, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट का, और एक होगा क्विज। क्विज जो है वो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो डेली बेसिस पे। एक होगा वीकली करंट अफेयर, सेम 3 सेक्शंस मिलेंगे हफ्ते वाइज। पहले हफ्ते में मतलब जैसे भी वीक जो है वो खत्म होगा, उसके हिसाब से आपको डिटेल करंट अफेयर उसी वीक का, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज, जो कि हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे। इसी तरह से मंथली सेक्शन होगा, लेकिन उसमें 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगी। डिटेल करंट अफेयर की, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट की, बेस्ट 100 करंट अफेयर्स और पॉकेट पीडीएफ। मतलब आप कह सकते हो 3 लाइन में, 4 लाइन में आपको करंट अफेयर मिल जाएगा, ताकि जल्दी जल्दी में आप इसको रिवाइज कर सको। लेकिन अगर आप टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को कवर करना चाहते हो, तो 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर पर्टिकुलर एक टॉपिक को आप रिवाइज करना चाहते हो, तो उस टॉपिक की पीडीएफ उठाएं और उसको रिवाइज करें। और अगर आप बैंकिंग के स्टूडेंट हैं, तो आपको 3 सेक्शंस मिलेंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज सेक्शन, जो कि सिर्फ बैंकिंग और इकोनॉमी से रिलेटेड होगा। लेकिन दोस्तों, इसका जो क्विज होगा वो मंथली बेसिस पे आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे। और जितना भी पुराना करंट अफेयर अभी तक जा चुका है 2021 का, वो एक ही पीडीएफ से सिर्फ रिवाइज करने के लिए आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे आपको मिल जाएगा, लेकिन साथ ही साथ इसमें हम आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर भी बताएंगे जो बन सकते हैं बजट और इकोनॉमिक सर्वे से। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको स्टेट करंट अफेयर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कवर कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में मिलेगी, लेकिन उसको लेने के लिए आपको सबसे पहले हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, करियर्स क्लाउड को। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वो लॉगिन करें ईमेल आईडी के थ्रू। क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। दोनों का प्राइस ही बहुत ही कम है। लेकिन दोस्तों, अगर आप नए स्टूडेंट हैं या अभी करंट अफेयर की प्रिपरेशन स्टार्ट करें, तो 2 साल का बाय करें, क्योंकि अगर 1 साल का करोगे अभी 2021 का मिलेगा, 2 साल का करोगे तो साथ में 2022 का भी मिलेगा, जो कि 2022 में अगर खरीदोगे तो आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा। तो अभी तो प्राइस बहुत ही कम है, तो आप इसको परचेज कर सकते हो। 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल ही जाएगा अगर आप इस कोड का यूज़ करोगे, ASH10 का। और इस ईमेल आईडी और इस नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं, ताकि आपका कोई भी डाउट है वो हम सॉल्व कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं 14 अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर। लेकिन यार, सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, कोई वीडियो को लाइक कर दिया करो, कम से कम अपने एक फ्रेंड को शेयर जरूर कर दें, और अभी का अभी इसको सब्सक्राइब कर लो अगले क्वेश्चन से बढ़ने से पहले। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आज एक ही क्वेश्चन है, तो एक ही को डिस्कस करेंगे। 2021 CK प्रहलाद अवार्ड जो है वो ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के अंदर किसको दिया गया है? तो इसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड तो यही है, 2021 CK प्रहलाद अवार्ड, जो कि ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप मतलब बिजनेस लीडरशिप 2021 के लिए किसको दिया गया है। तो इसमें उन्होंने, आप कह सकते हो, लॉन्ग टर्म बिजनेस गोल्स को संभाला है, अच्छे एक्शंस लिए हैं, क्लाइमेट से रिलेटेड एक्शंस लिए हैं, और खास करके ये मिला है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के लोगों को। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो हेड है वो कौन है? सत्या नडेला है। तो इसका मतलब आंसर हमारे पास क्या होगा? बी होगा। तो याद रखना है, आंसर क्या है? बी है। लेकिन दोस्तों, इसमें खास बात याद रखनी है कि ये सिर्फ सत्या नडेला को नहीं मिला, ये 4 लोगों को मिला है माइक्रोसॉफ्ट ऑर्गेनाइजेशन से। एक तो उसके प्रेसिडेंट और वाइस चेयरमैन जो हैं ब्रैड स्मिथ, उनको मिला है ये अवार्ड, उनको भी साथ में दिया गया। एक उनके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं एमी हुड, उनको दिया गया है साथ में। और एक है उनके चीफ इन्वायरमेंट ऑफिसर, जिनका नाम है ल्यूकस जोपा। और साथ में जो है वो, आप कह सकते हो कि सत्या नडेला को मिला है। मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑर्गेनाइजेशन के 4 एम्प्लॉइज को ये मिल चुका है। और क्यों मिला है मैं पहले ही बता चुका हूँ, इन्वायरमेंट के लिए उन्होंने काम किया, और एक टारगेट सेट किया इन्होंने कि 2030 तक जो है वो माइक्रोसॉफ्ट जो है वो कार्बन नेगेटिव कंपनी बन जाएगी। आपने कार्बन न्यूट्रल सुना होगा दोस्तों, लेकिन यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ? कार्बन नेगेटिव कंपनी की बात कर रहा हूँ। कार्बन न्यूट्रल का मतलब पहले क्या होता है कि जितनी कार्बन छोड़ेंगे उतनी जो है वो हम क्या कर लेंगे? खत्म भी कर देंगे एनवायरनमेंट से। कार्बन नेगेटिव का मतलब है जितनी छोड़ेंगे उससे ज्यादा खत्म कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है? ये क्या हो गया? कार्बन नेगेटिव। तो उन्होंने रखा है लक्ष्य 2025 तक हम 100% रिन्यूएबल एनर्जी
यूज़ करेंगे, अपने डाटा सेंटर जो हैं, बिल्डिंग्स हैं, कैंपस हैं, वो सारे रिन्यूएबल एनर्जी पे कर देंगे और 2030 तक जो है वो 100% जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होगी वो भी जो है वो हम जीरो कार्बन एनर्जी परचेज पे कर देंगे और हम पुश करेंगे अपने पूरे इनिशिएटिव को कि हम कार्बन नेगेटिव में बन सके, मतलब जितना कार्बन हम इन्वायरमेंट में छोड़ें उससे ज़्यादा जो है वो हम क्या कर दें, खत्म कर दें। और माइक्रोसॉफ्ट के बारे में याद रखना है, 1975 में माइक्रोसॉफ्ट को बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो रेडमोंड में है। रेडमोंड जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है और इसके सीईओ मैं पहली बात कर चुका हूँ, सत्या नडेला है। तो बहुत सी चीज़ें इस क्वेश्चन से आप सीख सकते हैं। तो एक ही क्वेश्चन था आज मोस्ट इंपॉर्टेंट में, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से। क्वेश्चन क्या कहता है, द लाइफ सेवर्स विल बी प्रोवाइडेड विद ए कैश रिवॉर्ड ऑफ हाउ मच अंडर गुड स्मैरिटन्स स्कीम। तो यार गुड स्मैरिटन स्कीम का लक्ष्य क्या है कि जितने भी रोड एक्सीडेंट के दौरान आपको कोई बंदा यार मिलता है तो उसकी सहायता करें ताकि उसकी जान बचाई जा सके। अगर कोई ऐसा करता है तो उसको सरकार जो है वो 5,000 रुपये जो है वो कैश रिवॉर्ड देगी। तो इसको गुड स्मैरिटन स्कीम के नाम से जो है वो जाना गया है। तो हॉस्पिटल में अगर आप किसी बंदे को गोल्डन आवर में ले जाते हैं, गोल्डन आवर का मतलब है कि आप 1 घंटे के अंदर अंदर जब एक्सीडेंट हुआ या जब कोई प्रॉब्लम आई तो उस 1 घंटे के अंदर अंदर अगर आप ले जाते हो और उसका सर्वाइवल रेट जो है वो बचने का बहुत ज़्यादा होता है, उस 1 घंटे के अंदर अंदर उसको बचाया जा सकता है। अगर ऐसा करते हैं तो आपको 5,000 रुपये जो है वो दिए जाएंगे। ये स्कीम दोस्तों 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है, मतलब कल से ये स्कीम स्टार्ट हो चुकी है 2021 में और 31 अक्टूबर तक चलेगी ये 2026 तक। और इवन स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को कह भी दिया गया कि 5 लाख पर मंथ रुपए आप इस काम के लिए निकाल के रखें ताकि अवार्ड जो है वो दिए जा सकें। और फिर क्या होगा कि जब सारी स्टेट गवर्नमेंट ये करेंगी, इनिशिएटिव स्टार्ट हो गया है अब, तो अगर ये पैसे मिलेंगे तो अब क्या करेगी मिनिस्ट्री जो है वो 10 नेशनल लेवल पे भी अवार्ड जो है वो हर साल निकालेगी। हर साल जो है वो नेशनल अवार्ड निकाले जाएंगे और 10 लोगों को दिए जाएंगे, उसमें 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी जिसने सबसे ज़्यादा सहायता जो है वो की है। और 1 साल के अंदर एक बंदा जो है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 बार ही चुना जा सकता है, मतलब उसको 5 बार ही धनराशि मिल सकती है। और इसको वेरीफाई जो है वो डॉक्टर करेंगे और डॉक्टर पुलिस वाले को बताएंगे, पुलिस वाला जो है वो सर्टिफिकेट भी देगा और साथ में 5,000 रुपये भी जो है वो साथ में प्रोवाइड करेगा। और ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड और ट्रांसपोर्ट की जिम्मेवारी है। और मिनिस्ट्री ऑफ रोड और ट्रांसपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो मैं बात करता हूँ नितिन जयराम गडकरी जी की, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, नागपुर महाराष्ट्र। सो आप यहाँ भी देख सकते हैं गुड स्मैरिटन्स टू बी रिवॉर्डेड फॉर टेकिंग रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स टू हॉस्पिटल, तो 5,000 रुपये उनको जो है वो कैश प्राइज मिलेगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया हैव साइंड ए एमओयू विद विच इंस्टीट्यूट टू स्ट्रेंथन स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम का यहाँ पे मतलब है कि स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट पैदा करना, उसके लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया ने कौन से इंस्टीट्यूट के साथ टाई अप किया है, तो ये टाई अप किया है आईआईटी बॉम्बे के साथ। तो आंसर क्या होगा इसका, बी होगा। तो याद रखना है आईआईटी बॉम्बे के साथ ये टाई अप किया गया। आईआईटी बॉम्बे का एक प्लेटफॉर्म है जिसको कहते हैं साइन प्लेटफॉर्म या सीने प्लेटफॉर्म। इसका मतलब है सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये आईआईटी बॉम्बे का एक आप कह सकते हो स्टार्टअप है जिसके थ्रू वो एंटरप्रेन्योरशिप या आप कह सकते हो जो स्टार्टअप खोलना चाहते हैं उनको एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करके देते हैं जिसमें उनको हर तरह की सुविधा मिल सके। मतलब सरकार का भी ये लाइक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया का भी ये इनिशिएटिव है कि पूरे इंडिया में हम 25 ऐसे सेंटर खोलें जो कि इकोसिस्टम जो कि स्टार्टअप इकोसिस्टम को आगे बढ़ाएंगे, जो स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाएंगे। तो सिंपल क्वेश्चन, सिर्फ आप यहाँ से भी याद रख सकते हैं जितना यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एसटीपीआई मतलब सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया एंड सीने आईआईटी बॉम्बे ने साइन अप किया है ताकि स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत किया जा सके। नेक्स्ट, रिसेंटली कौन सी कंपनी को या कौन सी फाइनेंस कंपनी को लाइसेंस मिला है कि वो स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो बना सकते हैं, मतलब आरबीआई की तरफ से रिसेंटली उनको लाइसेंस मिला। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए। और मैं आपको बता दूं कि ये 2 कंपनीज जो है वो मिलके इस स्टार्टअप इस स्मॉल फाइनेंस बैंक को क्या करेंगी, आगे बढ़ाएंगी। और ये 2 कंपनीज कौन सी हैं, एक तो सेंट्रम फाइनेंस है और दूसरी हमारे पास कौन सी है, भारत पे। तो आपने याद रखना है भारत पे का जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसका नाम क्या होगा, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो आंसर क्या होगा हमारे पास, सी होगा। तो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस मिल चुका है, मतलब ये नाम होगा उस बैंक का और इसके थ्रू जो है वो अपने स्मॉल फाइनेंस बैंक को काम करने लेके आएंगे। और टोटल अब स्मॉल फाइनेंस बैंक इंडिया के अंदर कितने हो चुके हैं, 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक हो चुके हैं।
याद रखना है ये कौन सी दो कंपनीज का मेल है, सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का और भारत पे का। भारत पे को हम जानते हैं रेजिलिएंट इनोवेशन के नाम से, रेजिलिएंट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड जो है वो भारत पे ही है, तो इसको याद रखना है। लेकिन इसमें एक दो चीजें आप और याद रख सकते हो कि कौन जो है वो स्मॉल फाइनेंस बैंक खोल सकता है। देखो, चाहे वो कोई इंडिविजुअल है, चाहे वो कोई प्रोफेशनल है जिसका 10 साल का एक्सपीरियंस है बैंकिंग या फाइनेंस के अंदर, वो स्मॉल फाइनेंस बैंक को खोल सकता है। लेकिन इसके लिए जो पेड अप कैपिटल है वो कितनी होनी चाहिए, 200 करोड़ रुपए जो है वो पेड अप कैपिटल होगी, तभी आप जो है वो स्मॉल फाइनेंस बैंक खोल सकते हो। और इसी श्रेणी में सबसे पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक और इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक थे हमारे पास। सबसे पहला कैपिटल, उसके बाद कौन सा था, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि ये प्राइवेट सेक्टर की तरह से जो है वो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जो है वो लिस्टेड होते हैं, लेकिन इनको पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के तौर पे जो है वो स्टैब्लिश किया जाता है, लेकिन ये रजिस्टर्ड होते हैं एज ए प्राइवेट सेक्टर अंडर कंपनीज एक्ट 2013। और इसको रेगुलेट करता है आरबी अकॉर्डिंग टू द आरबी एक्ट ऑफ 1934 एंड इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। तो इस चीज को याद रखना है। स्मॉल फाइनेंस बैंक का दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो 10 साल का एक्सपीरियंस वो चला सकते हैं इसको, और 200 करोड़ रुपए जो है पेड अप कैपिटल होगी। तो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक भारत पे का स्मॉल फाइनेंस बैंक है। नेक्स्ट फिर से स्मॉल फाइनेंस बैंक से क्वेश्चन है, विच स्मॉल फाइनेंस बैंक पार्टनर विद गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस टू ऑफर इंश्योरेंस प्रोडक्ट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि इस स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो कस्टमर है अब उनको जनरल इंश्योरेंस के बेसिस पे अलग अलग जगह पे जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली वो इस बैंक के जो कस्टमर्स होंगे वो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स जो है वो गो डिजिट का ले सकते हैं। और ये हमारे पास स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा है, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो आंसर क्या होगा इसका, डी होगा। तो मतलब आप कह सकते हो लोगों की भाषा में जो है वो समझाया जाएगा उनको कि किस तरह से आपको ये इंश्योरेंस बेनिफिट करेगा। इसमें अलग अलग तरह के इंश्योरेंस होंगे, लाइक हेल्थ प्लान होगा, इसमें आप कह सकते हो मोटर इंश्योरेंस होगा, शॉप इंश्योरेंस होगा, होम इंश्योरेंस होगा, सब तरह के इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स दिए जाएंगे। तो जो बैंक के कस्टमर्स हैं वो गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस के जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं, उसको बाय कर सकते हैं। और गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस इसको और आसान करेगा क्योंकि सारा जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है वो गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस ही करेगा। तो शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के कस्टमर इसको यूज कर सकते हैं। और याद रखना है शिवालिक जो है वो पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में जो है वो शामिल हुआ था। फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक इंडिया की हिस्ट्री में जो कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बना। और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ पे है, नोएडा के अंदर है। और इसके एमडी और सीईओ कौन है, सुवीर कुमार गुप्ता, सुवीर कुमार गुप्ता। तो यहाँ पे देख सकते हो शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक ने गो डिजिट इंश्योरेंस के साथ टाई अप किया है। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट सेटअप किया है कि जो प्राइम मिनिस्टर भारतीय जन औषधि केंद्र हैं जिसमें दवाइयाँ आपको सस्ती मिलती हैं, तो वो कितने सेंटर जो है वो इस्टेब्लिश करने हैं, कौन से ईयर तक, क्या टारगेट जो है वो इसमें रखा गया है। तो 2024 तक का दोस्तों टारगेट रखा गया है। और कब कितने इस्टेब्लिश करने हैं, 10,000 जो है वो हमने जन औषधि केंद्र जो है वो इस्टेब्लिश करने हैं। तो आंसर यहाँ से क्लियर है कि क्या होगा, ए होगा। तो इसी ऑब्जेक्टिव के साथ आगे बढ़ेंगे क्योंकि अभी 10 अक्टूबर तक का जो अपडेशन है 2021 तक का, तो इसमें 8366 जन औषधि केंद्र हो चुके हैं, ये एग्जैक्ट नंबर है। और टोटल कितनी डिस्ट्रिक्ट्स कवर कर चुके हैं, 736 डिस्ट्रिक्ट्स कवर कर चुके हैं, जिसमें 1451 तरह की दवाइयाँ, 240 तरह के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, 240 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो कवर किए जाते हैं अंडर द प्राइम मिनिस्टर भारतीय जन औषधि केंद्र। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि यार जो पुअर लोग हैं, जो वल्नरेबल लोग हैं, उनको जो मेडिकल चीज़ें हैं वो सस्ती मुहैया करवाई जा सके, यही सरकार का लक्ष्य है। मतलब जो दवाई आपको बाहर 200 रुपये में मिल रही है वो यहाँ पे आपको 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये के आसपास मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो है वो गरीब बंदा उसको खरीद सकता है। और इसको डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल मतलब मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स के अंदर स्टार्ट किया गया था। कौन से ईयर में, 2008 में, मतलब 2008 में जो है वो मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। यहाँ पे देख सकते हो गवर्नमेंट ने जन औषधि केंद्र बढ़ाने हैं, 10,000 करने हैं 2024 तक। नेक्स्ट आता है, कौन सी कंपनी को महारत्ना का स्टेटस रिसेंटली दिया गया है। देखो दोस्तों, तीन तरह के हमारे पास होते हैं, मिनी रत्ना, नवरत्ना और हमारे पास होता है महारत्ना। तो महारत्ना का स्टेटस जो है वो रिसेंटली मिला है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को। याद रखना है, आंसर क्या होगा, डी। इसका मतलब अब अगर इनको ये महारत्ना का स्टेटस मिल चुका है तो अब इनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो करने की कैपेसिटी जो है बढ़ चुकी है। अब ये 5,000 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर अपना जो नेट वर्थ है उसकी 15% जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं एक सिंगल प्रोजेक्ट के अंदर।
क्योंकि अगर नवरत्ना होता तो वो कितना इन्वेस्ट कर सकते थे, सिर्फ 1000 करोड़ रुपए कर सकते थे। मिनी रत्ना होता तो 500 करोड़ कर सकते थे। तो महारत्ना मिल चुका है तो इसका मतलब 5000 करोड़ रुपए जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर 15% जो है वो अपनी नेटवर्थ का एक सिंगल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब अब पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की ग्रोथ जो है वो और भी ज्यादा हो सकती है। इनको फाइनेंशियल पावर जो है वो मिल चुकी है, वो ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ज्यादा तरक्की और हो सकती है। और आपको पता होना चाहिए कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन केवल एक ऐसी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ पावर सेक्टर से रिलेटेड बनाई गई है। मतलब इसको जो हमारी पावर मिनिस्ट्री है वो कंट्रोल करती है। तो इसको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हमारे पास टोटल जो महारत्ना है अब कितने हो चुके हैं, 11 हो चुके हैं इसको मिला के। नवरत्ना हमारे पास जो है वो टोटल आप कह सकते हो 14 नवरत्ना है, और मिनी रत्ना हमारे पास 73 है टोटल। तो ये याद रख सकते हो आप। और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में याद रखना, 1986 में इसको बनाया गया था। न्यू दिल्ली जो है वो इसका हेडक्वार्टर है, और इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है रविंदर सिंह ढिल्लों। रविंदर सिंह ढिल्लन, याद रखोगे। अगला क्वेश्चन आते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर जू डायरेक्टर्स एंड वेटरिनेरियंस 2021 हेल्ड इन विच स्टेट। तो एक तो जो हमारे पशुपालन के डॉक्टर्स हैं और जो जितने भी जू हैं उनके जो डायरेक्टर्स हैं उनके बीच में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है। कहाँ पे हुई है? केवाड़िया के अंदर हुई है, जो कि कहाँ पे है? गुजरात के अंदर। तो याद रखना है कहाँ पे हुई है, केवाड़िया के अंदर, गुजरात में। तो ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की है CZA, मतलब जो हमारा सेंट्रल जू अथॉरिटी है उसने जो है वो इसको ऑर्गेनाइज किया है। और हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ आप कह सकते हो एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, वो कौन है? वो है हमारे पास भूपेंद्र यादव, जिन्होंने इसको अटेंड किया है। तो दो चीज़ें इसमें मैं आपको बताऊंगा क्या करेंगे ये लोग। तो जू डायरेक्टर्स इसलिए बुलाए गए हैं क्योंकि जू को जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे बनाना है। जो भी ग्लोबल स्टैंडर्ड है जू बनाने के, उसको हमने मैच करना है। तो इसके लिए एक विजन प्लान जो है वो तैयार किया गया है। जो विजन प्लान है दोस्तों वो 2021 से लेकर 31 तक है। ये आपको पूछा जा सकता है। 10 साल का टाइम पीरियड का ये विजन प्लान बनाया गया है। इसमें जो जू हैं वो ग्लोबल स्टैंडर्ड को मैच करते होने चाहिए। एक इन्होंने वॉश इनिशिएटिव स्टार्ट करना है, उसके लिए वॉश मैनुअल जो है वो लॉन्च किया गया है जू के लिए। और वॉश का मतलब आपको पता ही है, वाटर, सैनिटेशन और साथ में हाइजीन। तो याद रखना है वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन, इस प्लेटफॉर्म को जो है वो लॉन्च किया है ताकि आप कह सकते हो कि जो स्टाफ हैं, जो विजिटर्स हैं, जो हेल्दी कंडीशंस हैं, जो हाइजीन है वो बरकरार रहे। तो इसलिए इसको स्टार्ट किया गया, लेकिन इसको यूनिसेफ की मदद से स्टार्ट किया जाएगा क्योंकि ये यूनिसेफ का प्लेटफॉर्म है, वॉश प्लेटफॉर्म। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इससे क्या होगा, जो हमारे जू हैं उनकी इंप्रूवमेंट होगी और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मैच करेंगे। और एक विजन प्लान जो 2021 से लेकर 31 तक बनाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट लॉन्च डिजिटल वर्जन ऑफ पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो अब आप अगर पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कोई करना चाहते हैं तो वो आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगा। इसको नाम दिया गया EPLI। EPLI का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक, PLI का मतलब है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस जो है आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगा। आप डिजी लॉकर की हेल्प से जो है वो इसको असेस कर सकते हो। इसका मतलब चाहे वो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है, चाहे वो कोई रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है, कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी आप कह सकते हो पॉलिसी है, वो अब आप ऑनलाइन ही जो है वो क्या कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो। जितनी भी ट्रांजैक्शन है उस पॉलिसी से रिलेटेड, जितने भी डॉक्यूमेंट है, वो सारे आपको डिजी लॉकर में ही मिल जाएंगे। तो इसका मतलब आपने याद रखना है, जो EPLI बॉन्ड है ये नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन की तरफ से बनाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर ये आता है और डिजी लॉकर की हेल्प से इसको तैयार किया गया है। इसका मतलब चाहे आपकी पुरानी पॉलिसी है, चाहे कई नई ले रहे हो, तो आप डिजी लॉकर में जाओ और उसमें आपको पॉलिसी मिल जाएगी। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि लोगों को कोई क्लेम लेना है, कोई उनको दिक्कत आ रही है, तो वो आराम से जो है वो सॉल्व की जा सके। और ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट खासतर से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये उसी का इनिशिएटिव है। डिपार्टमेंट पोस्ट मतलब मैं इंडिया पोस्ट की बात कर रहा हूँ। इसके डायरेक्टर जनरल आलोक शर्मा हैं, आलोक शर्मा। और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। इसको बनाया गया था 1854 में, और उस टाइम पीरियड पे हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी याद रख सकते हो, लॉर्ड डलहौजी, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर एक क्वेश्चन आप पिक्चर से करोगे। दो अपॉइंटमेंट्स है बेसिकली, एक तो मीरा मोहंती की जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी बना दी गई है PMO ऑफिस में। इससे पहले भी ये PMO ऑफिस में ही काम कर रही थी। पहले जो है आप कह सकते हो कि ये PMO ऑफिस की डायरेक्टर थी, अभी जो है वो ज्वाइंट सेक्रेटरी बना दी गई हैं। और आप कह सकते हो ये 2005 की IAS ऑफिसर हैं और हिमाचल कैडर से बिलोंग करती हैं। ऐसे रितेश चौहान है जो CEO बनाए गए हैं प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना के। इससे पहले ये पोजीशन किसी और के पास थी। इससे पहले आशीष कुमार बुटानी थे जिनके पास ये पोजीशन थी, लेकिन अब ये पोजीशन जो है वो इनके पास चली गई है, रितेश चौहान। तो सिंपल दो अपॉइंटमेंट्स याद रखोगे।
अगला आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, लेकिन यार वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। यही उम्मीद करता हूं कि ये सारे काम आप कर दोगे। विच बैंक पार्टनर विद एक्सिस सिक्योरिटी, कौन से बैंक ने एक्सिस सिक्योरिटी के साथ टाई अप किया है ताकि बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट को इकट्ठा कर सकें? तो यार बहुत ही सिंपल है कि जो 3 in 1 अकाउंट खोलने की ये बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर दोनों को इकट्ठा कर रहे हैं तो 3 in 1 अकाउंट खुलेगा। और ये 3 in 1 का मतलब क्या है? ये 3 in 1 का मतलब है कि इसमें ट्रेडिंग अकाउंट भी होगा, इसमें डीमैट अकाउंट होगा और इसमें सेविंग अकाउंट भी होगा। तो पता लग रहा है कि यार सेविंग अकाउंट तो बैंक प्रोवाइड कर देगा, और ये दोनों फैसिलिटीज कौन प्रोवाइड कर देगा? ये कंपनी एक्सिस सिक्योरिटीज प्रोवाइड कर देगा। और ये हमारे पास बैंक कौन सा है? सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक। तो आंसर क्या होगा इसका? ए होगा। तो सिंपल सारस्वत बैंक भी याद रख सकते हैं। तो 3 in 1 अकाउंट, सेविंग अकाउंट जो है वो बैंक मेंटेन करेगा, मतलब ये कोऑपरेटिव बैंक, और डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो एक्सिस सिक्योरिटीज मेंटेन करेंगे, जो कि एक्सिस बैंक की ही एक सब्सिडरी है, ताकि इन्वेस्टमेंट सिंपल हो सके और साथ में आपका सेविंग अकाउंट भी जो है वो मेंटेन हो सके। तो आपके लिए जो है इन्वेस्टमेंट करनी आसान हो जाएगी। और सारस्वत बैंक का याद रखें, ये लार्जेस्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है इंडिया का, लार्जेस्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। और इसका हेड जो इसके हेड हैं वो कौन है? गौतम गौतम ई ठाकुर, गौतम ई ठाकुर। और ये कब बनाया गया था? 1918 में। तो याद रखोगे जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं। तो सारस्वत बैंक एक्सिस सिक्योरिटी 3 in 1 अकाउंट चलाएंगे। एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और तमिलनाडु का, जो हमारे पास डिपार्टमेंट है जिसको आप कह सकते हो तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बीच में, ताकि एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बना सकें चेन्नई पोर्टलैंड के ऊपर। तो मतलब आप कह सकते हो ये 3 ऑर्गेनाइजेशंस का एक तरह से टाई अप है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक टिडको है हमारे पास, तमिलनाडु आप कह सकते हो, मतलब आप कह सकते हो तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और साथ में चेन्नई पोर्टलैंड। तो ट्राइलेटरल आप कह सकते हो ये एग्रीमेंट है। और ये भारतमाला प्रोजेक्ट का जो है वो इनिशिएटिव है, और इसमें जो है वो टोटल 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स जो है वो बनाने हैं, ताकि सामान को इधर उधर लेके जाने में कोई भी दिक्कत ना रहे, खास करके ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए। और ये एक ऐसा नेटवर्क बन जाएगा जिसके थ्रू जो है वो आप आराम से स्टोरेज कर सकते हो और सामान को भी असेस करना जो है वो आसान हो जाएगा। और चेन्नई ऐसा पहला स्टेशन है जिसमें ये मल्टी लॉजिस्टिक पार्क जो है बनाया जा रहा है। टोटल कितने बनाने हैं? 35 बनाने हैं। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में याद रखें, 1988 में बनाया गया। इसके चेयरमैन श्री गिरिधर जी हैं, श्री गिरिधर जी, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। अब आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। उसमें पहला पॉइंट है कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट है वो 9.5% तक जो है वो रखा है। तो 9.5% ही था पहले भी, इन्होंने जुलाई में जो है प्रोडिक्ट किया था कि फाइनेंशियल ईयर जो 2021-22 का होगा उसमें 9.5% इंडिया जो है वो ग्रोथ करेगा। तो कोई चेंज इसमें नहीं किया गया। लेकिन साथ ही उन्होंने बताया है कि 2022 का जो साल होगा उसमें जो है वो 8.5% जो इंडिया क्या करेगा? ग्रोथ करेगा। तो IMF याद रखना है, वर्ल्ड बैंक के साथ ही इसको बनाया गया था 1944 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के थ्रू, और वाशिंगटन डीसी इसका हेडक्वार्टर है। टोटल मेंबर कंट्रीज 190 है। रिसेंटली जो ऐड की गई थी वो अंडोरा थी दोस्तों, और इसके जो हेड हैं वो क्रिस्टीना जॉर्जिवा हैं, क्रिस्टीना जॉर्जिवा। नेक्स्ट, एसबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और इंडियन बैंक ने कुछ शेयर्स खरीदे हैं, कुछ स्टेक खरीदा है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज लिमिटेड, मतलब आप कह सकते हो बैड बैंक के अंदर जो है वो इन्होंने कुछ स्टेक खरीदा है। आप कह सकते हो कि एसबीआई जो है वो इसमें 13.27, 13 से यूबीआई भी 13.27, पीएनबी ने थोड़ा सा कम खरीदा 12.06%, और इंडियन बैंक ने भी 13.27% स्टेक जो है वो इसमें हो गया है। तो ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनएआरसीएल जो है वो बैड लोन्स जो बैंक के होंगे उसको रिजॉल्व करने में हेल्प करेगा, उसको ठीक करने में हेल्प करेगा। और एनएआरसीएल में 51% जो शेयर है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का ही है, और बाकी जो है वो प्राइवेट सेक्टर का, 49% जो है वो प्राइवेट सेक्टर का है। नेक्स्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक मनाया गया 4 से लेकर 10 अक्टूबर तक। तो सिंपली याद रख सकते हो, ताकि एजुकेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया जा सके और इन्वेस्टर्स को किस तरह से प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं हम, उसके बारे में जानकारी लोगों को दी जा सके, और जो सिक्योरिटी रेगुलेटर्स हैं लाइक सेबी हैं उनके बारे में लोगों को जानकारी मिल सके। और ये 5th एडिशन है इस वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक का, जो 4 से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में बनाया गया। नेक्स्ट, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को महारत्ना का स्टेटस मिल गया, 11 हो चुकी हैं, बता चुके हैं। वर्ल्ड एग डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो वर्ल्ड एग डे, लेकिन ये हर साल 8 अक्टूबर को दोस्तों नहीं मनाया जाता, याद रखना है, ये हर साल सेकेंड फ्राइडे मनाया जाता है, सेकेंड फ्राइडे ऑफ अक्टूबर। तो इस बार 8 अक्टूबर को आ गया, तो इसका मतलब 8 अक्टूबर को मनाया जाएगा। अगले साल कब आएगा? 14 अक्टूबर, 14 अक्टूबर को आएगा।
तो इसका मतलब 14 अक्टूबर को मनाया जाएगा। और इसका मेन मोटिव क्या हो सकता है? एग के बारे में बात कर रहे हैं तो मतलब प्रोटीन के बारे में बात कर रहे हैं, ताकि न्यूट्रिशियस डाइट के बारे में बात कर सकें, न्यूट्रिशियस डाइट के बारे में लोगों को बता सकें और बता सकें कि किस तरह से माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम एग के थ्रू दूर की जा सकती है। क्योंकि एक एग के अंदर आप देख सकते हो यार 6 ग्राम के आसपास प्रोटीन होता है, 100 ग्राम एग में जो है वो आप कह सकते हो कि 13 से 14 ग्राम प्रोटीन होता है। तो ये हमारी जो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है उसको हम दूर कर सकते हैं। और थीम क्या है? एग्स फॉर ऑल, नेचर्स परफेक्ट पैकेज। तो इसको आप याद रखोगे, एग फॉर ऑल जो है वो ये कैप्शन आप जरूर याद रखो। नेक्स्ट आते हैं लास्ट इंटरनेशनल डे फॉर द रिस्क डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2021 13 अक्टूबर को मनाया गया। तो बहुत से दिन है याद रखने के लिए, तो इसलिए आप जो है वो थोड़े से इंपॉर्टेंट याद रखें। जैसे वर्ल्ड एग डे इज इंपॉर्टेंट, तो इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एक बार पूछा गया है एसबीआई के एग्जाम में, तो थोड़ा सा आप एक बार देख लें इसको कि 13 अक्टूबर को मनाया गया है। और इसका मेन मकसद यही है कि जो रिस्क अवेयरनेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में होनी चाहिए, डिजास्टर को रिड्यूस करना हमने, और लोगों को ये मैसेज जो है वो लोगों को पहुंचाना है कि किस तरह से ये हमारा जानलेवा हो सकता है अगर कोई डिजास्टर कभी भी कहीं पे भी आता है, तो किस तरह से उससे बचा जा सकता है। तो इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, जिसका हेडक्वार्टर आपको कहां पे मिलेगा? जिनेवा के अंदर। नेक्स्ट आते हैं 13 अक्टूबर 2021 का क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था कि नेम ऑफ द कमीशन विच डिस्ट्रीब्यूट द टैक्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। देखो यार, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, मैंने आपको हिंट दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है 280 नंबर का, और इस आर्टिकल में बताया हुआ है कि किस तरह से सेंटर और स्टेट के बीच में टैक्स की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, कौन रिकमेंड करेगा। तो ये बॉडी है फाइनेंस कमीशन। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये, और आर्टिकल 280 है, और ये प्रेसिडेंट की ड्यूटी है कि हर 5 साल के बाद उन्होंने जो है वो एक फाइनेंस कमीशन का गठन करना है। और अभी जो फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट चल रही है वो 15th फाइनेंस कमीशन की चल रही है, एनके सिंह, जिनको प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया था 2017 में। तो इनकी रिपोर्ट का जो टाइम होगा वो 2021-22 से लेके 2025-26 तक होगा। तो ये याद रखना है, रिपोर्ट का टाइम जो 5 साल का होता है, जो भी इन्होंने रिकमेंडेशंस दी हैं वो इस टाइम पीरियड पे इंप्लीमेंट की जाएंगी। तो आंसर दोस्तों यहाँ से बहुत ही सिंपल निकल के आया, आंसर क्या होगा? फाइनेंस कमीशन होगा। देखो, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, प्लानिंग कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, डायरेक्ट टैक्स कमीशन मतलब सीबीडीटी भी जो है वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो आंसर एक ही बचा, फाइनेंस कमीशन। अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्या कहता है क्वेश्चन ऑफ द डे? नेम ऑफ द बैंक जो पहली बार जो है जिसने मर्चेंट बैंकिंग को इंट्रोड्यूस किया था, फटाफट बताएंगे, जिसको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी हम कह देते हैं। मुझे अब कमेंट बॉक्स में आप आंसर दोगे, मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का। लेकिन यार मुझे 700 प्लस लाइक्स जो है वो मुझे चाहिए ही चाहिए। और कम से कम आप अपने एक फ्रेंड को जरूर शेयर करोगे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मैं हमेशा उम्मीद करता हूँ कि आप ये काम जरूर कर दोगे। और टेलीग्राम चैनल को और इस बेल बटन को प्रेस कर दो ताकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यह फेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि ये आपके कॉन्फिडेंस को जरूर आगे बढ़ाएगा। इसी तरह से वीडियोस को देखते रहो, और सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय कर लो 1 साल या 2 साल की। आप अपनी एप्लीकेशन जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहां से डाउनलोड करके क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके बहुत ही कम प्राइस पे दोनों सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हो। ऊपर से 10% डिस्काउंट भी तो मिल रहा है आपको इस कोड का यूज करके। इससे अच्छा क्या हो सकता है? प्राइस बहुत ही कम है। हमेशा खुश रहें और आगे बढ़ते रहें, और लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस लेके आगे नहीं बढ़ना। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।